सो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए या फिर जितने भी यूपीएससी हो गए, बीपीएससी। कई बार इस टॉपिक से स्टैटिक क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स ये सब में। तो इस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ एग्जैक्ट वही पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसको कहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री थ्रू इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग का डिफिनीशन है, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज कंट्री में अवेलेबल है उसका इफ़िशिएंट यूज़ करके, जुडिशियस यूज़ करके, जो कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो हम प्लान्स बनाते हैं लंबे अंतराल के लिए, उसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इट इनकम्पासेस पॉलिसी मेजर्स डेट नीड टू टेकन टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उसको अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो 1947 के बाद गवर्नमेंट 1950 में बन गई और 1950 से स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया मार्च रिजोल्यूशन के थ्रू, जो कि 1950 में आया था। 1950 मार्च रिजोल्यूशन, इसी के थ्रू प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है सबसे पहला, लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंटायर कंट्री। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है नीड ऑफ सोशल जस्टिस। तीसरा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर डिफिशियंट रीजन जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। फोर्थ वन इज़ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। उस समय देश आज़ाद ही हुआ था तो बहुत ही पॉवर्टी बहुत ही थी, तो उसको एलिमिनेट करना बहुत ही वो बेसिक रीज़न था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज़। बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन था इनकम 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 को अगर हम कंपेयर करें वहाँ उस टाइम के लोगों के बीच जो इनकम की इनइक्वालिटीज़ तो थी, उसको रिड्यूस करना बहुत ही कि ये भी एक प्राइम इम्पोर्टेंस था इकोनॉमिक प्लानिंग का। और लास्ट जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकॉनमी। मॉडर्न टूल्स का यूज़ करना, ह्यूमन लेबर के जगह पे मशीन्स का यूज़ करना और लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो दीज वर द बेसिक रीजन्स फॉर economic planning, for doing economic planning. And now we will learn some earlier plans before 1950। 1950 के पहले भी कुछ प्लान्स, इकोनॉमिक प्लान्स एडॉप्ट किए गए थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कुछ बिजनेसमैन ने प्रपोज किया था। देखते हैं वो कौन कौन से प्लान्स थे। तो इसमें जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और अर्लियर प्लान है वो है नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो कि 1938 में इस्टेब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब इसका इम्पोर्टेंस, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था वो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना था और पॉवर्टी एलिमिनेशन। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था हैवी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना इन पब्लिक ओनरशिप एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ज़मींदार्स के पास बहुत उस समय लैंड हुआ करते थे, 500-500 एकड़ होते थे, तो उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। ये भी एक ऑब्जेक्टिव था नेशनल प्लानिंग कमेटी का। और दूसरा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़। हेवी इंडस्ट्रीज़ कौन से हो गए? जिसमें कि बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए, जो कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया। तो दीज आर हैवी इंडस्ट्रीज़। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट भी एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था नेशनल प्लानिंग कमेटी का। तो बेसिकली नेशनल प्लानिंग कमेटी का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ मासेस को इम्प्रूव करना, फर्स्ट पॉइंट। पॉवर्टी एलिमिनेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये चारों पॉइंट इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, 1938 में आया था। तो इसी तरह पॉइंट वाइज याद करिए
और ऐसे ही प्रीलिम्स में जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह पॉइंट वाइज होते हैं, 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं। अब जो नेक्स्ट प्लान है वो है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान उस समय के लीडिंग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था। एग्जाम्पल के लिए जी.डी. बिरला, जे.आर.डी. टाटा एट्सेट्रा। तो इन बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बॉम्बे प्लान दिया था। बॉम्बे प्लान का ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव्स? तो पहला था एक्सपांसन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जितने भी कपड़े का उद्योग था उसको बढ़ाना, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ को भी, जो बेसिक नीड्स होते हैं रोज़ डेली लाइफ के, वो इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करना। इन सिटीज़ लाइक मुंबई एंड अहमदाबाद, दोनों ही फेमस जो सिटीज़ है फेमस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था बॉम्बे प्लान का। दूसरा क्या था? दूसरा था इन्वेस्टमेंट इन बेसिक इंडस्ट्रीज़। जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा देना। वो कौन से बेसिक इंडस्ट्रीज़ होते हैं? बेसिक इंडस्ट्रीज़ वो होते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ को, तो वो बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहलाते हैं। जैसे कि ये आयरन एंड स्टील हो गया, ये अदर इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आयरन एंड स्टील बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज़ को मतलब कि ये बेसिक रॉ मटेरियल का काम करता है। तो दीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज़। तो इनको इस्टेब्लिश करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव था बॉम्बे प्लान का, और उनको हैवी फॉरेन कंपटीशन से बचाना भी, एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली देखें कि बॉम्बे प्लान का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट था एक्सपांसन ऑफ टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, और जो दूसरा था वो था इन्वेस्ट इन बेसिक इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो ये था बॉम्बे प्लान, जो कि लीडिंग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था, जैसे जी.डी. बिरला, जे.आर.डी. टाटा एट्सेट्रा। अभी इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट प्लान है वो है गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान दिया था एस.एन. अग्रवाल ने। गांधीयन प्लान जो दिया था वो एस.एन. अग्रवाल ने दिया था। इसका इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव क्या था? वो था डिसेंट्रलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। जो कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करे वैसे प्लानिंग। और दूसरा था एडवोकेटेड द डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड एग्रीकल्चर। विलेज और ये खेती एग्रीकल्चर को का भी डेवलपमेंट जो था इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहले समझते हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या था। तो क्या होता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ को चलने में एक गवर्नमेंट का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रीज़ को भी टैक्स देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। और जो इंडस्ट्रीज़ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो मतलब कि वहाँ पे सेटअप करते हैं जहाँ पे कम टैक्स देना पड़े। तो इस कारण जिस भी स्टेट में कम टैक्स इनको देना पड़ता है वो वहाँ पे सेटअप कर लेते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ को, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। और वहीं दूसरे रीजन्स में, देश के दूसरे रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ ना होने के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिलती है। तो इस कारण एक वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, और इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और इसी को मतलब कि इंडस्ट्रीज़ को हर देश के कोने कोने में मतलब कि हर जगह लोकलाइज करना और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो जीएसटी आया है इसके थ्रू ये डिसेंट्रलाइजेशन को मतलब कि इसको बढ़ावा दिया गया है जीएसटी के थ्रू। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लान है वो है पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान जो है एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय ने इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गुड वेजेस, अच्छी तनख्वाह और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, रोज़गार को मतलब को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये था पीपल्स प्लान। अब इसके बाद 1950 के बाद से शुरू होता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मतलब 5 ईयर प्लान यहाँ से शुरू हो जाता है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो पीरियड था वो था 1951 से लेकर के 1956 तक। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हैरोल्ड डोमर मॉडल भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एनडीए में। अब नेक्स्ट
अब इसका इम्पोर्टेंस मतलब इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था वो समझते हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो था रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़। उस समय पार्टीशन हुआ था और बहुत लोग बॉर्डर के दूसरे साइड से अपने कंट्रीज़ में आए थे, अपने कंट्री में आए थे, और उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्टिव रोल ऑफ स्टेट इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड। सभी स्टेट ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इकॉनमी को, देश की इकॉनमी को और बढ़ाने में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, वो ये है कि 5 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस्टेब्लिश हुए थे इस 5 ईयर प्लान के अंडर में एज अ मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड अचीव फूड सफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। ये 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 5 IITs वेयर इस्टेब्लिश्ड। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 ईयर प्लानिंग है वो है सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग, जो कि जिसका पीरियड था 1956 से 61 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग को नेहरू महालानोबिस प्लान भी कहते हैं, और इस पर भी एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यूपीएससी में भी इस सब से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं ना, इन सारे पॉइंट्स से। तो अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव था सेकेंड 5 ईयर प्लान का, ये देखते हैं। तो इट फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था। ह्यूमन लेबर को यूज़ ना करके नई मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करना और लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, मास लेवल पे प्रोडक्शन करना, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका सेकेंड 5 ईयर प्लान का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। The industrial policy of 1956 was adopted, which was based on socialistic pattern of society as the goal of economic policy. Third important point is hydroelectric power projects were established and 5 steel mills at Bhilai, दुर्गापुर एंड राउरकेला वेयर इस्टेब्लिश्ड। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 was adopted which was based on socialistic pattern of society. थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वेयर इस्टेब्लिश्ड। और फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है 5 स्टील मिल्स वेयर इस्टेब्लिश्ड एट भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नेहरू महालनोबिस प्लान के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ईयर प्लान के बारे में। और थर्ड ईयर प्लान का जो पीरियड था वो था 1961 से 66 तक। ये थर्ड ईयर प्लान का पीरियड था। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकॉनमी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था थर्ड ईयर प्लान का, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकॉनमी। दूसरा ये था कि पंचायत इलेक्शंस स्टार्ट हो गए थे थर्ड ईयर प्लान के अंतर्गत। और जो राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था जिसने पंचायत राज को अडॉप्ट किया था 1951 में। और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया था सेम उसी ईयर में। तो ये पंचायत इलेक्शन से स्टार्ट हो गए थे थर्ड ईयर प्लान के पीरियड में ही। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था ऑल इंडिया में जिसने पंचायत राज सिस्टम अडॉप्ट किया था 1959 में। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया था। और इसी थर्ड ईयर प्लान के अंतर्गत ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बने और स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बने, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बने थे थर्ड ईयर प्लान के अंतर्गत। और क्या हुआ था कि 1962 में चाइना से और 65 में पाकिस्तान से वॉर हुआ था और 65-66 में एक ड्रॉट आया था। तो इन तीनों रीजन्स के कारण बहुत सारे टारगेट्स थे जो अचीव नहीं किया जा सके थे थर्ड ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो अब मेनली देख लेते हैं कि मेनली कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है थर्ड ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान का।
तो वो कौन कौन सा है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। दूसरा है पंचायत इलेक्शंस वेयर स्टार्टेड। तीसरा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स वेयर फॉर्म्ड। बस। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि ये याद रख लीजिए कि 62 में चाइना से वॉर हुआ था, 65 में पाकिस्तान, और फिर ड्रॉट आया था 65-66 में, जिसके कारण बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव किए जा सके। और इसके बाद आता है एनुअल प्लान। एक्चुअली जो वॉर और ड्रॉट के कारण जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए ही ये प्लान बनाया गया था। और इस एनुअल प्लान का जो पीरियड था वो था 1966 से 69, और इसको प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। इट फोकस नाउ इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था? तो वही इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो जो नुकसान हुआ था वॉर और ड्रॉट के कारण उसका मतलब कि भरपाई करना। और दूसरा, इट फोकस्ड ऑन रिसॉल्विंग क्राइसिस इन एग्रीकल्चर ड्यू टू फूड शॉर्टेजेस। जो भी एग्रीकल्चर में क्राइसिस हुआ जिसके कारण ये ड्रॉट आया, फूड शॉर्टेज हुआ, उसको मेंटेन करना। और इसलिए एक न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एनुअल प्लान के अंतर्गत ही ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है और एग्ज़ाम्स में आते भी है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एनुअल प्लान्स के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया था। अब है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 1969 से 74 तक के लिए इसका पीरियड था। फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग फ्रॉम 1969 टू 1974। इसका क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था? इसका जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। और एकदम एग्जैक्ट यही 3 पॉइंट्स पूछे गए थे यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं फोर्थ 5 ईयर प्लान का। और ऐसे करके 1 2 3 पॉइंट्स थे और उसी में बताना था कौन करेक्ट है कौन करेक्ट नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ 5 ईयर प्लान का, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो वो है डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन। और फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो है ये है कि 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ और ऑयल क्राइसिस हुआ था 1972-73 में, जिसके कारण इसके भी बहुत सारे टारगेट्स अचीव नहीं किए जा सके। तो ये था फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग। तो इसका कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? वो है सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर